अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिट एंड इंश्योरेंस इंशाल्लाह आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 28 है। कल के लेक्चर में और परसों हमने आइज़ा 500 ऑडिट एविडेंस का जो स्टैंडर्ड है उसको डिटेल में डिस्कस किया। होपफुली आप लोगों की तमाम क्यूरीज उसके बारे में जो है वो रिजॉल्व हो चुकी होंगी। स्टिल किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है तो वही पूछ लें, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रट्टा हमने बिल्कुल नहीं लगाना किसी चीज़ को, तो अगर रट्टे से बचना है तो भाई कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह। ठीक है जी, प्रैक्टिस आप लोग साथ साथ करते रहें और ताकि आपके जो भी मसाइल हैं साथ साथ रिजॉल्व होते रहें। अभी हम चलेंगे जी आज इंशाल्लाह आइज़ा 230 है हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का स्टैंडर्ड। क्या नाम है जी? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। कि भाई आपने अक्सर अभी तक हम हर स्टैंडर्ड के अंदर कह रहे हैं कि आपने क्या डॉक्यूमेंट करना है, क्या डॉक्यूमेंट करना है। तो ये असल में ना आइज़ा 230 है एक स्टैंडर्ड जो हमें बताता है कि भाई आपने क्या डॉक्यूमेंट करना है किसी भी जगह पे किसी भी स्टैंडर्ड के हवाले से। ठीक है, तो इसके अंदर अभी हम देख लेते हैं कि भाई आइज़ा 230 हमें किस तरफ लेकर जाता है। लेकिन अगर ब्रीफली बात की जाए कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर शामिल क्या है, मतलब किन किन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना है, तो वो बेसिकली आपको कहता है भाई जो आपने किया है ना तीनों जगहों पे तीन तरह के काम आपने किए हैं वो आपने उनको कर लेना है। जैसे कि उसने कहा पहले नंबर पे आपने अपने ऑडिट प्रोसीजर्स, क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं किसी भी अकाउंटिंग हेड के ऊपर। इंक्वायरी की है, ऑब्जर्वेशन की है, इंस्पेक्शन की है, रिकैलकुलेट किया, रीपरफॉर्म किया है, जो कुछ भी किया वो कहता है इसको लिख के मुझे बताओ कि भाई आपने किया है और किस तरह से किया है। इसको जुबानी ना मुझे बताओ कि मैंने जी इंक्वायरी की थी, बस जुबानी ना बताओ कि मैंने रिकैलकुलेट किया। वो कहता मुझे करके दिखाओ, किया हुआ मुझे दिखाओ, जब मैं आपको प्रोसीजर देखूं मुझे समझ आए कि ये प्रोसीजर हुआ है। फिर वो कहता है जी उस प्रोसीजर करने के नतीजे में आपने एविडेंस कौन सा लिया है, एविडेंस ऑब्टेन्ड। और एविडेंस आपको पता ही है, जब भी वर्ड बोला जाएगा दिस विल बी कॉल्ड एज सफिशिएंट अप्रोप्रिएट और एविडेंस। एविडेंस वो कहता है भाई आपको क्या मिला है इसके ऊपर वो भी लिखें। आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखें कि जी मैंने रिकैलकुलेट किया था, तो बतौर एविडेंस क्या हुआ कि जो मेरी रिकैलकुलेशन के नतीजे में रिजल्ट आया है, जो जवाब आया है वो क्लाइंट की दी हुई फिगर के साथ मैच कर लिया है, तो ये मेरा एविडेंस है। उसके ऊपर मैंने एविडेंस दिया, एक्सटर्नल कंफर्मेशन मैंने प्रोसीजर किया परफॉर्म। हम वहां पे लिखेंगे कि हमने फलां फलां बंदों को एक्सटर्नल कंफर्मेशन भिजवाई है, उसके नतीजे में मेरे पास ये एक एविडेंस आ गया, उनका जो रिस्पॉन्स था पार्टी का वो एक मेरा एविडेंस है। ठीक है, तो इस तरह आपने उसको बताना है। देन लास्ट पे क्या है भाई, कंक्लूजन्स रीच, कि कंक्लूजन्स आपने क्या निकाले हैं कोई भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया है, एविडेंस मिला है या नहीं मिला, उसके बाद कंक्लूजन्स आपके हैं, तो आपने बताना है कि भाई ये जो मुझे एविडेंस मिल चुका है, अगर नहीं मिला तो दैट इज अ स्कोप लिमिटेशन, वो भी बताना है कि भाई मुझे एविडेंस ही नहीं मिला। लेकिन अगर मिल गया है तो फिर बताएं कि एविडेंस के नतीजे में क्या चीज़ उसके साथ वेरीफाई हो चुकी है, क्या उनकी जो फिगर थी या जो एजर्शन थी, सही है, मैनेजमेंट की एजर्शन थी वो वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रही तो फिर उसमें ऑब्वियसली देखना पड़ेगा कि क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या इमटेरियल मिसस्टेटमेंट है। ये तो बात है ना कि जब एविडेंस मिल गया फिर जाके कंक्लूजन है। अगर एविडेंस ही नहीं मिला तो क्या डॉक्यूमेंट कुछ ना करें? नहीं भाई, वहां पर भी करेंगे, एविडेंस हमें नहीं मिला, दैट इज अ स्कोप लिमिटेशन। फिर वो भी देखी जाती है कि मटेरियल है या इमटेरियल है। फिर मटेरियल में भी आगे जाके हम जब 700 सीरीज पढ़ेंगे, 705 आइज़ा पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसमें होगा कि कुछ परवेजिव इफेक्ट होता है जिसका बेतहाशा इफेक्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे ज्यादा एजर्शंस के ऊपर इफेक्ट है, दैट इज कॉल्ड अ परवेजिव इफेक्ट। और उसके अलावा एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट या मटेरियल इफेक्ट होता है। ठीक है, उनके मुताबिक फिर ओपिनियंस भी चेंज होते हैं। तो भाई ये डॉक्यूमेंट करना है सारा कुछ। अगेन बात वही है कि अगर कुछ भी आपने अपने दिमाग में किया है, जुबानी किया है, लिखा नहीं ना हुआ, तो वो किया ही नहीं है आपने। आप कस्में भी खा लें, वहां पे कुरान उठा लें कि भाई मैंने काम किया है, लोग नहीं मानेंगे, वो कहेंगे भाईजान किया हुआ दिखाएं मुझे। सही है, तो इसी तरह आप लोगों के लिए भी है कि ये जो आपको कहा जाता है प्रैक्टिस करें, और स्टूडेंट कहते हैं जी सर मैंने पढ़ लिया। भाई पढ़ना इज नॉट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि आपने लिखना है, लिख लिख के सवाल करने हैं हल। पढ़ पढ़ के जितना मर्जी कर लें, ऑडिट नहीं पास होना। मैं आपको सिंपल इसका बता रहा हूँ। अभी जिन लोगों का फेल हुआ है आप उनसे अगर रीज़न पूछेंगे तो उसमें से शायद कुछ तो कहेंगे नहीं हमने टेस्ट भी प्रॉपर दिए हैं, ठीक है,
और कुछ ने तो जिन्होंने टेस्ट भी नहीं दिया उनका तो वैसे नहीं बनता था ना ऑब्वियसली। फिर वो एट पार कैसे हो सकता है? एक बंदा मेहनत करके जाता है, टेस्टिंग भी पूरी होती है उसकी, सारा उसने प्रैक्टिस भी बड़ी की होती है खुद से, और एक बंदे ने कुछ भी नहीं किया, वो कहेगा मैं भी पास हो जाऊँ, तो फिर वो बनता नहीं है ना, अनलेस कोई बहुत ही बड़ी दुआ लग जाए तो। लेकिन कुछ होंगे जिन्होंने टेस्ट भी दिए होंगे फिर भी उनका भी नहीं पास होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई वो खुद कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने को तैयार नहीं है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ज़्यादा एफर्ट नहीं मारेंगे, पास पेपर ज़्यादा नहीं करेंगे, भाई ये नहीं होने वाला। ये बहुत मुश्किल है उस एंगल से, उस वजह से सिर्फ। अदरवाइज तो बड़ा इजी है इसको पास करना। जिन लोगों ने पास किया उनसे भी आप पूछें, वो कहेंगे यार बस टिक के किया है, जो बताया गया था। रेलेवेंट टीचर जिसने भी, उन्होंने हमेशा यही ऑडिट के बारे में कहते हैं कि कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें और फिर प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो वो कहेंगे हाँ भाई हमने प्रैक्टिस की थी, हमने हर स्टैंडर्ड के इतने इतने क्वेश्चन किए थे, चलो जी अल्लाह के वाले। पेपर में गए हैं, वो लग रहा था वही वाले सवाल दोबारा कर रहे हैं। आई बात समझ? तो उधर भी भाई अगर आपने प्रैक्टिस नहीं ना की, लिख कर नहीं की, तो वो प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। तो ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में बेसिकली 3 चीज़ें आपकी आ जाती हैं। चलिए जी स्टैंडर्ड पे चलते हैं। आइजा 230 हमें क्या कहना चाह रहा है? आइजा 230 भाई कहता है कि ऑडिट फाइल से क्या मुराद है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से क्या मुराद है। अच्छा, आप ये सारी चीज़ें लिखी होने का मतलब है कि आपकी वो टाइप करके भी हो सकती हैं, वैसे लिखकर भी हो सकती हैं, ठीक है। इसको फिर प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकती है, हार्ड कॉपी जिसको हम कहते हैं, सॉफ्ट फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको पता है डॉक्यूमेंट करना है ना चीज़। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? चीज़ को स्टोर कर लेना कि दोबारा भी इस चीज़ को पढ़ा जा सके। अब वो सॉफ्ट फॉर्म में भी हो सकती है, वो हार्ड फॉर्म में भी हो सकती है। इवन ऑडियो के जरिए भी आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी मीटिंग में हैं, ठीक है, तो आपने कहा यार बजाय इसके कि मीटिंग को एक एक वर्ड बाय वर्ड में लिखूं, वहाँ पे आप क्या करते हो, उसको सिंपल ऑडियो उधर रिकॉर्ड कर लेते हो क्लाइंट की परमिशन के साथ। चलें सर, अगर क्लाइंट बैठा हुआ है साथ, तो कि भाई चलो हम इसको इस तरह कर लेते हैं, फिर आप उसको ट्रांसक्राइब करवा लेते हो, मतलब है कि उसमें से उसको वर्ड टू वर्ड भी करवा सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन ऑडियो वाली भी डॉक्यूमेंट मानी जाती है। अब ये नहीं है कि हर चीज़ ही ऑडियो के अंदर मौजूद हो, वो इतनी लंबी कहानियाँ वो कौन सुने। रेलेवेंट बात आपने लिखनी है। तो भाई ऑडिट फाइल के अंदर वो कहते हैं 3 चीज़ें मौजूद होती हैं। ये आपके ऑडिट प्रोसीजर्स को डॉक्यूमेंट करना लाजमी है, उनके नतीजे में एविडेंस आपको क्या मिला है वो लाजमी है, एंड कंक्लूजन आपका क्या निकला एंड पे, ये बड़ा लाजमी है। टर्म्स सच एज ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर ऑल्सो यूज। भाई ऑडिट फाइल भी बोला जाता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी बोला जाता है, ऑडिट वर्किंग पेपर्स भी बोला जाता है, ऑडिट वर्क पेपर्स भी बोला जाता है। मकसद सबका क्या है? काम करते हुए जो डॉक्यूमेंट्स आपके बने हैं ऑडिट करते हुए, उसको आप आइजा 230 में ले आते हैं, ठीक है जी। उसने कहा दी ऑडिट फाइल इज वन और मोर फोल्डर्स और अदर स्टोरेज मीडिया। फोल्डर से मुराद है, वो कहता है कि यार सॉफ्ट में भी हो सकते हैं फोल्डर्स बनाए हो, यार ये पीपी का फोल्डर है, ये स्टॉक का फोल्डर है, फाइनलाइजेशन लेवल का, प्लानिंग लेवल का, जिस तरह मर्जी आप स्टोर करना चाहें। कई लोग जो हैं जो फर्म्स हैं, मोस्टली फर्म्स, क्योंकि उनके पास मोस्टली फर्म्स के पास ऑडिट सॉफ्टवेयर नहीं है क्योंकि बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हुए फर्म्स पर कहते हैं यार अभी क्या सॉफ्टवेयर की तरफ जाना, वैसे ही कर लेते हैं। अब उनके पास फाइल्स पड़ी होती है हार्ड में, बॉक्स फाइल्स होती हैं, उसके अंदर पेजेस लगाए होते हैं, तो ये भी तरीका ठीक है, सही है। इस इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकती है ऑडिट फाइल कंटेनिंग द रिकॉर्ड्स दैट कंप्राइज द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर द होल एंगेजमेंट। ऑडिट फाइल से मुराद भाई वो एक पलंदा है, वो एक स्टोरेज है, वो एक ज़ख़ीरा है जिसके अंदर ये तमाम किस्म की चीज़ें आपने लगाई होती हैं, चाहे सॉफ्ट फॉर्म में पीडीएफ में रखी हो आपने या आपने हार्ड फॉर्म में उस तरह रखी हो। ऑब्जेक्टिव क्या है जी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का? ऑब्जेक्टिव आपका है कि इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन आपने बनानी है दैट प्रोवाइड्स अ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड फॉर द बेसिस ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर की रिपोर्ट जिस बेस पे जानी है उसके पीछे पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए ना, कि भाई अगर मैंने अनमोडिफाइड ओपिनियन देना है तो उसके पीछे क्या रीजनिंग थी, मैंने ये फ्ला ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए थे, ये मुझे एविडेंस मिले जिसके नतीजे में मैंने कहा कि यार सब कुछ ओके है इसलिए मैं अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहा हूँ। इस तरह अगर मैंने क्वालिफाई करना है तो उसके भी पीछे सारे का सारा रिकॉर्ड हो, जुबानी नहीं कि मेरा दिल किया मैंने क्वालिफाई कर दिया, इस तरह नहीं होगा, ठीक है। देन आ गया जी कि दूसरा क्या है कि एविडेंस प्रोवाइड करता है दैट द ऑडिट वाज प्लान एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द आइजाज। देखो जब तक लिखी हुई चीज़ मौजूद नहीं, हम कैसे कह रहे हैं कि हमने भाई फ्रॉड के फैक्टर्स देखे थे, हमने आइजा 240 के मुताबिक मैनेजमेंट ओवर राइट ऑफ कंट्रोल को माना था कि ये रिस्क है, हमने क्या जुबानी तो नहीं ना हो सकता, ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ यार जो उसके अंदर है ना हम सारा कुछ किया। वो कहते हैं अमली नमूना पेश करें, तो अमली नमूना जो है उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो है वो क्या है, आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, ऑडिट फाइल है आपकी। ओके हो गया भाई,
देन आइज़ा 230 अब रिक्वायर क्या करता है आपसे, आपको पता है कि हर जो आइज़ा है, हर स्टैंडर्ड जो है आपको पहले तो अपने कुछ डेफिनेशंस वो बता देता है कि यार जो मैं क्या यूज़ करने आगे जा रहा हूँ, फिर वो अपना ऑब्जेक्टिव बताता है, मकसद बताता है कि यार मेरा मकसद क्या है, फिर वो आपको कहता है कि यार इस मकसद को अचीव करने के लिए रिक्वायरमेंट्स मेरी आपसे क्या है, आप क्या क्या काम कर लोगे तो मकसद अचीव हो जाएगा। अब मकसद हमारा क्या था भाई, मकसद ये था कि यार जो मेरा ओपिनियन है उसके पीछे कोई बेसिस भी तो मौजूद हो ना, उसको मैं डॉक्यूमेंट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इन चीज़ों को मैंने देखना है, इनको मैंने डॉक्यूमेंट करना है कि मैंने आइज़ाज़ के अकॉर्डिंगली और एप्लीकेबल रूल्स रेगुलेशन लॉज जो पाकिस्तान के भी लॉज हैं उनके मुताबिक मैंने काम किया है, उसको भाई डॉक्यूमेंट कर लो आप। अब वो कहते हैं रिक्वायरमेंट क्या है कि क्या काम आप कर लो तो आपका मकसद पूरा हो सकता है। वो ये कह रहा है कि आइज़ा 230 रिक्वायर्स द ऑडिटर टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन ऑन अ टाइमली बेसिस। पहले तो ये बड़ी अहम बात है, उसने बोल्ड भी कर दी है, टाइमली बेसिस। ये नहीं कि ऑडिट 10 साल पहले हुआ था आज जाके डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, ऑडिट पिछले साल हुआ है अब जाके डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, पहले जुबानी हुई थी चलो जी अब जल्दी जल्दी ज़रा डॉक्यूमेंट्स बना लें, ये नहीं। वो कहता है भाईजान जब जब ऑडिट हो रहा है, जो जब प्रोसीजर्स परफॉर्म हो रहे हैं, एविडेंस मिल रहा है, कंक्लूजन्स बन रहे हैं, उसी वक्त बनाओ ना। बात आ रही है समझ। 30 जून 2023 का ऑडिट किया आपने सितंबर 2023 में, आज हो गई है आपकी 2024 चल रहा है, आपका मई आ गया, ठीक है। अब मई में जाके स्टार्ट करते हैं, चले जी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, क्लाइंट के साथ मिले थे, ये कौन सी टाइमली बेसिस है भाई। टाइमली तो गुजर गया ना, टाइमली तो वो जब टाइम था उस वक्त करना था, तो टाइमली बेसिस पे आपने करना है। आगे देख भी लेंगे टाइम है क्या। देन वो कहता है कि टाइमली बेसिस पे करना है, सफिशेंट, इतनी डॉक्यूमेंटेशन सफिशेंट होनी चाहिए टू इनेबल एन एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर विद नो प्रीवियस कनेक्शन विद द ऑडिटर टू अंडरस्टैंड दीज 3 थिंग्स। वो कह रहा है कि भाई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपकी इतनी ज़बरदस्त और इतनी टाइमली होनी चाहिए कि एक और कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई और ऑडिटर जिसका आपके क्लाइंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन देखे तो उसे सारा समझ आ रहा है कि उसने आपने किस तरह का ऑडिट किया है। क्या क्या समझ आ रहा है अभी देख लेते हैं, बात फिलहाल फॉलो ज़रा करें। उसने कहा कि भाई उसको क्या समझ आ रहा है, उसको ये समझ आ रही है दी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। आपने किस किस तरह के ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट हमने किया और डिस्कस, किस किस टाइम पे प्रोसीजर परफॉर्म किए, ठीक है। एक्सटेंट उनकी क्या थी, सैम्पलिंग क्या थी, किस हद तक किए हैं, इसी चैप्टर में आगे हम इंशाल्लाह आइज़ा 530 स्टार्ट करेंगे ऑडिट सैम्पलिंग का भी। अच्छा, फिर वो कहते हैं द रिजल्ट्स ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स एंड द एविडेंस ऑब्टेन्ड, ये भी उसको नजर आ रहा है उसके अंदर। एंड लास्ट पे क्या, सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट एंड द कंक्लूजन्स रीच्ड देयर। कोई सिग्निफिकेंट मैटर नजर आए हो आपको ऑडिट के दौरान, ऑडिट के दौरान आपको पता लगा कि भाई इन्होंने इस बार पीपी के अंदर, फॉर एग्जांपल मटीरियलिटी के हवाले से बात कर रहा हूँ कि उन्होंने लेट से 50 मिलियन का एडिशन कर दिया है, ठीक है, और उनकी मटीरियलिटी है फॉर एग्जाम्पल 10 मिलियन की है, बहुत बड़ा एडिशन है भाई ये फिक्स एसेट के अंदर, सिग्निफिकेंट मैटर है। या कोविड आया था, सिग्निफिकेंट मैटर था, सही है। तो ये चीज़ें अब इस दोबारा ज़रा समझ लें वो उसने यहाँ पे क्या कहा है। वो ये कह रहा है कि भाईजान ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इतनी कमाल, इतनी मलाई होनी चाहिए, इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि एक ऐसा बंदा जो ऑडिटर तो है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है, उसको पता है ज़ाहिर टर्म्स का तो पता है उसको, लेकिन उसको पता नहीं है कि आपका क्लाइंट कब क्या करता है, उसको किसी भी चीज़ का नहीं पता है इसका। वो आए, वो उसने आपकी डॉक्यूमेंटेशन देखी है, सारा कुछ समझ गया वो आपके ऑडिट के बारे में, उसको समझ आ गई कि यार आपने किस किस तरह के प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट उनकी क्या थी, आप किन नताइज के ऊपर पहुंचे हैं भाई वो प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हुए, और क्या क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स हुए हैं इस ऑडिट के दौरान, उसे सारा कुछ पता चल जाए। देखें कितनी ज़बरदस्त बात है कि आप एक ऑडिट कर रहे हैं, आप एक एक्सटर्नल ऑडिटर है, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपकी एक ऑडिट फर्म है, आपने एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की हुई है, मैं आया अब बतौर फॉर एग्जांपल बतौर क्यूसीआर रिव्यूअर, क्यूसीआर मैनेजर आ गया, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, मैं आईकैप से मैंने कहा कि भाईजान ज़रा अपने फाइल्स तो दिखाएं। अब अगर फाइल्स पहले नंबर पे तो बनाई ही नहीं हुई तो सीधा सीधा फायर तो क्या मारना है, मतलब है कि आपकी फिर वो कहेंगे कि इंतहाई घटिया किस्म की क्वालिटी ऑडिट की आप ठप्पे लगा लगा के दे रहे हैं, और सीधा सीधा आप रिपोर्ट हो जाएंगे ना आईकैप को, इन्वेस्टिगेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी तरफ आगे जी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तो की हुई है, मैंने कहा फाइल लाओ, समझ ही कुछ नहीं आ रहा भाई ऑडिट प्रोसीजर कितने लिखे हैं, अच्छा सर वो उधर कोने में लिखे हैं, उधर पहुंच रहे हैं, अच्छा उधर के सर वो पेज मिस हो गया था, अच्छा एविडेंस कहाँ पे इसका मिला, वो पता नहीं सर वो ना शायद सॉफ्ट में पड़ा हुआ, मैं प्रिंट देता हूँ।
भाई कंप्लीट करके फाइल दो और इस तरह से ट्रैकिंग श्रैकिंग उसकी ओके करके दो, क्रॉस रेफरेंसिंग, मतलब इधर की चीज़ अगर किसी और जगह पे लिंक हो रही है उधर नंबर लगाओगे, इस पेज की बात उधर जाके हो रही है उधर से इधर का नंबर लगाओ, ताकि मतलब इतना इजी हो कि आपकी ज़रूरत नहीं है, आप कहीं और बैठे हुए हैं, वो बंदा फाइल देख रहा है, उसे समझ आ रही है कि हाँ भाई अच्छा सही सही, अच्छा ये चीज़ें हो रही है, ये चीज़ें हो रही है। फॉलो किए बात, इस हद तक अच्छी डॉक्यूमेंटेशन आपकी होनी चाहिए, आइजा 230 आपसे ये कहता है। बात आई है ना समझ, ठीक है जी। तो ये आपसे वो चाह रहा है। अब आगे चलते हैं। द ऑडिटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट, पहले तो उसने कहा कि भाई इस तरह, अब ऊपर उसने बेसिकली प्रिंसिपल से आपको एक उसूल बताया ना, उसूल बताया है कि भाई जो इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि एक इररेलेवेंट पर्सन जिसने आपके क्लाइंट के हवाले से, उसको नहीं पता रहा कि इधर क्या चल रहा है, उसको भी ये बातें, ये 3 तरह की बातें समझ आ रही हैं। अब वो कहता है कि भाई आपको मैं कुछ और भी बताता हूँ आपने क्या करना है। द ऑडिटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट डिस्कशंस ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट मैटर्स, जो जो बड़े बड़े मैटर्स, जो जो बड़े बड़े मामला आपस में आए, डायरेक्टर्स के साथ ट्रांजेक्शन थी बहुत बड़ी बड़ी, सिग्निफिकेंट मैटर है, आपने कहा चलो डिस्कस, जिससे भी किया, मैनेजमेंट से किया, 2-4 से किया, उसको नोट करो, ठीक है। क्लाइंट ने इस बार स्टॉक बहुत ज़्यादा खरीद लिया है, देखो जी उसको भी नोट करो, ठीक है। जो अगर आपकी जजमेंट के मुताबिक जो जो सिग्निफिकेंट है, ठीक है, ये ना हो कि डॉक्यूमेंट देखते हुए वो किसी ने पूछा कि हाँ भाई इसके अलावा कुछ हुआ था, हाँ जी सर वो इनकी ना रिलेटेड पार्टीज, इन्होंने ना अपनी एक सब्सिडरी सेल की थी, आपने कहा यार ये तो बहुत बड़ा वाकया है, किधर लिखा हुआ है, नहीं वो लिखा नहीं है, बस वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए, कुछ भी जो सिग्निफिकेंट हुआ है एज पर योर प्रोफेशनल जजमेंट यू हैव टू डॉक्यूमेंट दैट, सही। अगर नहीं डॉक्यूमेंट किया इसका मतलब आपने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया हुआ, आप सीधा सीधा वैसे ही कही जा रहे हैं बगैर किसी काम के, आपने कह दिया कि हाँ भाई ओके है सारा कुछ, तो वो तो ब्लंडर है बहुत बड़ा, आप तो पकड़े जाएंगे फिर। देन वो कहते हैं एक तो सिग्निफिकेंट मैटर्स की डिस्कशन को डॉक्यूमेंट करें, सेकंड हाउ एनी इनकंसिस्टेंसी विद द फाइनल कंक्लूजन ऑन सिग्निफिकेंट मैटर वर रिजॉल्व्ड, अगर कोई इनकंसिस्टेंसी थी किसी सिग्निफिकेंट मैटर के ऊपर, इनकंसिस्टेंसी से मुराद है कि 2-3 जगहों से डिफरेंट तरह के एविडेंस मिल रहे थे उस बारे में, तो फिर आपने उसको किस तरह रिजॉल्व किया, क्योंकि सिग्निफिकेंट मैटर है, छोड़ा नहीं जा सकता, बहुत अहम बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, तो भाई आपने उसको फिर किस तरह से कंक्लूड किया, यू हैव टू डॉक्यूमेंट दैट, ठीक है। थर्ड पे वो कहता है एंड जस्टिफाई एनी डिपार्चर फ्रॉम अ बेसिक प्रिंसिपल और रेलेवेंट प्रोसीजर स्पेसिफाइड बाय एन आइजा, और वो करते हुए अगर स्टैंडर्ड्स के बताए हुए किसी बेसिक प्रिंसिपल से डिपार्चर इख्तियार किया, डिपार्चर से मुराद क्या है कि आपने किसी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, किसी प्रोसीजर को अगर फॉलो नहीं किया तो क्यों नहीं किया, उसकी रीज़न आपने बतानी है। क्योंकि आइजा 200 के अंदर हमने क्या कहा था, हमने ये हल्फ दिया था, शपथ दी थी कि भाई मैं तमाम जो हैं आइजाज हैं उनको फॉलो करूंगा, उनके रिक्वायरमेंट जितनी भी हैं उनको फॉलो करते हुए मैं करूंगा। उसने वहाँ पर ही कहा था कि भाई अगर आप किसी आइजा को फॉलो नहीं कर पा रहे तो फिर आप अपनी रिपोर्ट के अंदर लिख नहीं सकते कि मैंने आइजा के मुताबिक ऑडिट किया। जब आपने चीज़ को फॉलो ही नहीं किया तो आप कैसे कह देंगे, क्योंकि देखें अगर आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट भी आप लोगों के पास मौजूद है, ठीक है, उसके अंदर हम क्या लिखते हैं कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना ऑडिट करे, और वो अपना ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर भी लिखता है कि भाई मैंने अपना ऑडिट किया है इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये आपने लिखा हुआ है। अब एक बंदा पढ़ रहा है वो तो समझ रहे यार आपने तो आइजा 230 के मुताबिक भी किया है, 520 के मुताबिक, 510 के मुताबिक भी, 700, मतलब वो कह रहा है हर किसी के मुताबिक आपने किया होगा, हर किसी को कंसिडर किया होगा, लेकिन आपने तो कोई छोड़ी भी हुई है बीच में चीज़ें। तो जब आपने चीज़ें छोड़ी हुई हैं तो क्या आपको वो लाइन लिखनी चाहिए थी? नहीं लिखनी चाहिए था ना, फिर वो इसका मतलब ब्लंडर है। अच्छा अब आप कहो चलो यार मैं वो लाइन ही नहीं लिखूंगा, तो लाइन तो लिखनी पड़ेगी, वो तो आपको ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन 2018 जो कि कानून है, अगर नहीं लिखेंगे तो लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। वो तो ये कहता है कि भाई लिखो, तो अब अगर उसको लिखना भी है और प्रोसीजर भी कोई मिस करना है तो फिर क्या करें, उसको जस्टिफाई कर दें लिख कर, डॉक्यूमेंट करके कि भाईजान देखो अब मेरी मजबूरी है, मैंने करना तो आइजाज को फॉलो था लेकिन कोई फ्लॉ प्रोसीजर था। मिसाल के तौर पे स्टॉक टेक आपका जो है आइजा 501 है, वो कहता है फिजिकली आप वेरीफाई करें, ऑब्जर्व करें जाके स्टॉक टेक को,
तो भाई आइजा 501 कहता है कि वहाँ पे फिजिकली जाके आपने विजिट करना है, देखना है। लेकिन आपने कहा यार उनकी ना फलां कोई ब्रांच थी अफगानिस्तान के अंदर थी, उधर फिलहाल हालात इस तरह के थे कि हमारा वहाँ पे जाना रीजनेबल नहीं था, इसलिए हमने उस ब्रांच के हवाले से ये एक छोटा सा जो प्रोसीजर है, या बड़ा प्रोसीजर भी हो सकता है मटीरियलिटी के हवाले से, उसको हमने स्किप किया है। तो आप जस्टिफाई उसको वहाँ पे कर रहे हैं कि यार अब जान ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टॉक टैक्स ज़्यादा ज़रूरी है, आपने जस्टिफाई कर दिया। लेकिन अगर आपने कोई प्रोसीजर छोड़े हुए हैं और आप उसको बताते भी नहीं हैं, और पता लग गया किसी रिव्यूअर को या किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को कि भाईजान आपने प्रोसीजर्स छोड़े हुए हैं, उनको जस्टिफाई भी नहीं किया हुआ कि क्यों छोड़े हुए हैं, तो वो सीधा सीधा कहेगा इनका लाइसेंस कैंसिल करो। क्यों? क्योंकि एक जगह पे आप झूठ बोल रहे हो कि भाई मैंने आइजाज के मुताबिक ऑडिट किया है रिपोर्ट के अंदर, तो आप ये बता रहे हो, इधर तो आपने आइजाज की चीज़ें छोड़ी हुई हैं। आगे बात समझ? ऐसे ही चलें जी। अब ये तो होगी ना उसकी रिक्वायरमेंट। अब आगे आ रहे रीजंस फॉर प्रिपेयरिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। भाई ये सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाने का मकसद क्या है? तो भाईजान मकसद इसके सिंपल है। एक तो ये होता है कि अगर आपने टाइमली बेसिस पर किया, टाइमली बेसिस बड़ी ज़रूरी है, टाइमली बेसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इधर आ जाए, आपको मैं टाइम दिखा भी देता हूँ। आप फॉर एग्जाम्पल आ जाएँ, ये जहाँ पे एंड हो रहा है उसमें असेंबली ऑफ द ऑडिट फाइल के नाम से एक हेडिंग है, उसमें वो कह रहा है कि भाईजान असेंबल का मतलब क्या होता है? इकट्ठा कर देना। ठीक है, वो कहता है कि आपके पास 60 दिन का टाइम है, 60 डेज का टाइम है। ऑडिट एंड होते ही, जैसे ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर साइन गए हैं आपके, ऑडिट एंड हो चुका है, उसके विद इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर अपनी फाइल बनाएं, ये सारा कुछ उसके में डॉक्यूमेंट करके बंद करके रख दें। अब इसको नहीं खोलना आपने, अब इसको चेंज नहीं करना आपने, अनलेस कोई रीजन हो। अगर कोई रीजन निकल आई है चेंज करने की, तो उसको भी डॉक्यूमेंट करना है कि भाई क्या रीजन थी, उसको जस्टिफाई करें। वरना वो कहता है कि आप अब हाथ नहीं लगा सकते इसको। हमारे तो यहाँ पे माशाल्लाह हाथ ही लगते तब में जब QCR होना होता है, जब आई कैप ने आना होता है ना टीम ने, तो साल डेढ़ साल पुराने ऑडिट की फाइल्स को झाड़ते हैं। कई तो झाड़ते हैं और कई बनानी तब स्टार्ट करते हैं, जो कि ऑब्वियसली गलत है, अनएथिकल भी है और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक भी नहीं है। स्टैंडर्ड ने आपको क्या कहा है कि भाई ऑडिट रिपोर्ट की डेट लगने के 60 दिन के अंदर अंदर आपने हर तरह की ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स वगैरह जो चीज़ें वो आपसे कहती है आइजा 230, उन तमाम चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना है और उसको सेव करके फाइल को बंद करके रख देना है। आइए बात समझ, तो ये चीज़ है। अच्छा जी, तो भाई वो कहता है कि टाइमली बेसिस पर करने का क्या फ़ायदा है? तो भाई फ़ायदा पहला तो क्या है कि इट इन्हेंसेस द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट, क्वालिटी को इन्हेंस करता है। कि देखें, आपको पता है कि ऑडिट जब आप कर रहे होते हो तो आपके ऊपर एक सीनियर है, उसके ऊपर एक सीनियर है, उसके ऊपर एक सीनियर है। तो अगर तो चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, फाइल बनी हुई है, तो फिर तो बनी हुई चीज़ को कोई बंदा रिव्यू कर सकता है ना, उसको देख सकता है कि हाँ भाई अच्छा इसने काम सही किया है, इसने काम ठीक किया हो। एक तो मतलब ये एग्जाम्पल है क्वालिटी की, कि क्वालिटी तभी इन्हेंस होगी जब चीज़ बनी हुई नज़र आएगी। अगर सारा कुछ हो रहा है इधर, लिखा कुछ नहीं हुआ, तो किसने रिव्यू करना है भाई, किसने सुपरवाइज करना है? मकसद ही सारा फोत हो गया, क्वालिटी ख़त्म हो गई ऑडिट की। और जब आपने चीज़ें लिखी होती हैं ना, तो फिर अक्सर क्या होता है कि हम चेकलिस्ट बनाते हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल यार मैंने फ्रॉड के अंदर फला चीज़ें देखनी है, वो चेकलिस्ट हमारे पास हार्ड फॉर्म में भी मौजूद होती है, सॉफ्ट में भी है, तो डॉक्यूमेंट ही। ठीक है, जब वो चेकलिस्ट मौजूद हो ना, फिर हम चीज़ें मिस नहीं करते, हमें पता होता है यार हमने सारा कुछ करना है। तो क्वालिटी बढ़ गई ना। ये कब बढ़ी? जब वो डॉक्यूमेंट मौजूद है आपके पास। अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आपने सारा कुछ तुक्कों से करना है, तो फिर वो क्वालिटी कोई नहीं है उस चीज़ की। सेकंड, एंड फैसिलिटेट द इफेक्टिव रिव्यू एंड इवैल्यूएशन ऑफ द ऑडिट एविडेंस। वो कहता है रिव्यू वगैरह भी के अंदर भी आपकी हेल्प करती है, उसको इवैल्यूएट करने में भी, कि भाई एविडेंस किस तरह का, किस लेवल का एविडेंस है, सफिशिएंट है, अप्रोप्रिएट है। वो कब होगा? अगर लिखी हुई चीज़ें मिलेंगी ना आपको। ठीक है, बताने का तरीका हर बंदे का अलग है। अब पार्टनर कह रहा है अच्छा भाई क्या एविडेंस लिया था, लिखा कुछ नहीं हुआ, वो कह रहा है कि सर काफ़ी हद तक चीज़ें देखी थी हमने। अब काफ़ी हद तक पता नहीं क्या होता है, बात आई है समझ? हो सकता है कि आपके लिए काफ़ी हद तक हो 100 में से 15 चीज़ें देखना, मेरे लिए काफ़ी हद तक हो 100 में से 25 चीज़ें देखना। अब काफ़ी क्या है? आई डोंट नो। यही अगर डॉक्यूमेंट हुआ होता कि फलां चीज़ें देखी हैं, ये ट्रांजेक्शन देखी है, इस डेट की ट्रांजेक्शन देखी, सारा कुछ सामने होना था पार्टनर के या सीनियर के, वो अपने हिसाब से देख लेता, हाँ जी चलो ये सही, ठीक है, उसको समझ आएगी चीज़ों की। तो भाई ज़ुबानी कलामी नहीं करना, कुछ भी डॉक्यूमेंट करना है। समथिंग अनडॉक्यूमेंटेड इज समथिंग अनडन, लिख लो ऊपर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के पेज के टॉप पे, सही है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर्ड एट द टाइम
द वर्क इज परफॉर्म्ड इज लाइकली टू बी मोर एक्यूरेट देन डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर लेटर। ये तो आपको पता ही है कि जब आपने काम किया है अगर उसी वक्त ही उसको डॉक्यूमेंट कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद करो, क्योंकि तब तक आप चीज़ें भूल चुके होंगे, अक्सर चीज़ें भूल चुके होंगे, अक्सर चीज़ें आप गलत लिख बैठेंगे। तो इसलिए एक्यूरेसी अगर उसके अंदर लानी है तो भाई टाइमली बेसिस पे करो। ओके, अदर पर्पसेस भाई इसके क्या है, असिस्टिंग द ऑडिट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म दी ऑडिट। डॉक्यूमेंटेशन हुई हो तो वो उसी के मुताबिक प्लानिंग करते हैं, चीज़ों की लेकर चलते हैं, उस तरह परफॉर्म करते हैं। असिस्टिंग सुपरवाइजर्स इन डायरेक्टिंग एंड सुपरवाइजिंग ऑडिट वर्क, ये भी ईजी है। इंश्योरिंग मेंबर्स ऑफ ऑडिट टीम आर अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क, कि भाई जिसने जो काम किया वो डॉक्यूमेंट मौजूद है, उनको अकाउंटेबल भी तो ठहराना ना। अगर किसी ने गलत किया हुआ, किसी जूनियर ने, उसको बुलाओ, उसको पूछो भाई साहब ये क्या किया हुआ है, ये कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म कर दिया आपने। आपको कहा था कि फिजिकल एसेट्स को आपने इंस्पेक्शन करके वेरीफाई करना है, आप कह रहे हो मैंने इंक्वायरी की, मैंने पूछ लिया, पड़े हुए हैं तो मैंने लिख दिया। ये इंक्वायरी इज नॉट सफिशिएंट एविडेंस अबाउट वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट्स। अकाउंटेबल उसको ठहरा सकते हैं ना। फिर इसी तरह आपने कहा चलिए स्टॉक टेक आपका कहाँ पे है, ओहो सर वो तो मैं भूल गया था। अब इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कोई मार सकता है कि मटेरियल हो अगर स्टॉक और आप उसको स्टॉक टेक ही ना कर सको। आपने आइजा 501 का एक सेगमेंट है बहुत बड़ा स्टॉक टेक के ऊपर, आपने सारे का सारा ही धज्जियाँ उड़ा के उसकी रख दी हैं। तो क्या इसका अब करना है, रिपोर्ट के अंदर आपने लिखना है जी इन अकॉर्डेंस विद आइजाज मैंने किया है ऑडिट। तो अकाउंटेबल तो ठहराना है। अकाउंटेबल कब ठहरेंगे, जब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होगी, तब पता लगेगा इसने किया है, सही किया है, गलत किया कि किया ही नहीं है। ठीक है, सारा कुछ पता लग गया। देन वो कह रहा है कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस टू फ्यूचर ऑडिट्स। हाँ ये भी हो सकता है ना कि कुछ चीज़ें आज की अगले सालों के ऑडिट में यूज़ होनी है। मिसाल के तौर पे सब आपके बैलेंसेस हैं बहुत ज़्यादा, एक तो आपने खुद अपनी हद तक देख लिए, अभी भी कुछ रहते हैं वेरीफाई नहीं हो सके। मतलब है कि देखो 30 जून के अंदर आ रहा था 10 करोड़ रुपया आपने लेना है किसी से, आप वहाँ पे मौजूद थे 30 सितंबर तक इस ऑडिट के लिए, 3 महीनों में आपने देखा है 3 करोड़ रुपया आ चुका है। क्लाइंट ने कहा यार बाकी कोई नहीं, अगले साल आ जाएंगे, मतलब अगले साल से मुराद है कि कोई अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आ जाएंगे। अब आपने ये चीज़ नोट कर ली हुई है कि यार जब मैं अगला ऑडिट करने आऊँगा ना तो मैंने ज़रा एक नज़र इस पर भी मारनी है। ठीक है, इस पर मैंने देखना है कि क्या ये सही बात की थी या ऐसे ही की थी। आपको डिफरेंट एस्टिमेट्स जो क्लाइंट ने लगाए होते हैं उसके बारे में आइडिया हो जाता है। आप फिर वेट करते हैं कि यार चलो जिस तरह पिछले साल के एस्टिमेट्स को मैंने इस साल के ऑडिट में देखा, इस साल के एस्टिमेट्स को मैं अगले साल के ऑडिट में भी देख लूँगा, ताकि थोड़ा पता लगे ना कि इनके एस्टिमेट्स कितने की ठीक है। बात आ रही है समझ। Then enabling an experienced auditor with no previous connection with that audit to conduct quality control review or other inspection। quality control reviews मैंने आपको बताया था कि ICAP करता है, ठीक है, और एक और इदारा है वो करता है उन ऑडिट फर्म्स का जो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज़ का ऑडिट करती हैं। मतलब कि लिस्टेड कंपनीज या पब्लिक सेक्टर कंपनीज का जो फर्म्स ऑडिट करती हैं उनके लिए एक अलग से इदारा है, उसका नाम है ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड, AOB। ठीक है, ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड ये रेगुलेटरी इदारा है, गवर्नमेंट का इदारा है। ICAP आपको पता है कि अलग से एक इंडिपेंडेंट इदारा है, ठीक है, जो CS को देखता है पूरे पाकिस्तान में। तो ICAP भी QCR करता है हर फर्म का, चाहे वो मतलब हर फर्म से मुराद है ज़रूरी नहीं है कि हर कोई करवाए, वॉलंटरीली जो भी करवाना चाहती है, चाहे वो लिस्टेड के ऑडिट करती है या नहीं करती, तो वो ICAP के पास जा सकती है वॉलंटरीली कि भाईजान हम ऑडिट अपना QCR करवाना चाह रहे हैं, आप प्लीज़ आगे देखें हमारे ऑडिट किस तरह के होते हैं, अगर सही है, सेटिस्फैक्ट्री हैं, तो फिर आप हमें एक सर्टिफिकेट दे दें ताकि हम वो लोगों को दिखाएं कि हाँ भाई हम तो अच्छा ऑडिट कर रहे हैं। ठीक है, आपको शायद मैंने बताया हो कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑडिट फर्म्स हैं, कोई 900 साढ़े 900 के करीब ऑडिट फर्म्स हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, जिसमें से सिर्फ 125-26 ऑडिट फर्म्स हैं जो QCR रेटेड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी शहबाज अनान इनको एक QCR रेटेड फर्म है। तो ये थोड़ी फर्म्स हैं जो QCR रेटेड है, जो मतलब है कि क्वालिटी ऑडिट कर रही हैं। तो बाकी या तो शायद ऑडिट करती ही नहीं होगी, ज़रूरी तो नहीं है कि हर फर्म ने ऑडिट ही करना है, बाकी सबसे शायद वो ज़्यादा देते हो, उन्होंने कहा होगा ऑडिट छोड़ो, क्योंकि ऑडिट ना बड़ा रिस्की है। रिस्की ये है कि भाई पैसा कम है, क्लाइंट की जान निकल जाती है पैसे। स्टैट्यूटरी ऑडिट है ना, वो उनको वो कहते हैं हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्टैट्यूटरी में वो कहते हैं वैसे ही हमने सही चीज़ें बतानी नहीं होती है आप लोगों को, ठीक है, तो हमने तो कोई दूसरी किताबें आपको दिखानी है। तो वो कहते, एक तो वो उस वजह से थोड़ा सा
सेकंड, क्योंकि जो दूसरी सर्विसेज होती है टैक्स वगैरह की सर्विस या उसमें क्लाइंट का पैसा बच रहा होता है, उसको सेविंग हो रही होती है, या एडवाइजरी की सर्विसेज स्पेशली वो बड़े बड़े क्लाइंट्स करवाते हैं, आपसे एडवाइजरी देते हैं मैटर्स के ऊपर बॉन्ड्स इशू करने हैं, उसका क्या प्रोसीजर होगा फलाना। तो इसका मतलब उधर ना उनको कोई ना कोई वैल्यू उनको लगता है कि वैल्यू ऐड हो रही है, हालांकि स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर भी बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड होती है अगर आप वैल्यू ऐड करवाने वाले हों। बात आई समझ? अगर आप ऑडिटर को फ्री हैंड दें कि भाई आप बिल्कुल ओके ज़बरदस्त करके ऑडिट दें, हम आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, सही सही इन्फॉर्मेशन देंगे, और जो कंट्रोल्स की वीकनेसेस हैं वो भी आप हमें बताएं, जो हमारे फाइनेंशियल मसले हैं वो भी आप बताएं, तो आप वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हो बतौर क्लाइंट। लेकिन ऐसे ही है बस पाकिस्तान में तो। अच्छा जी भाई, तो चलो समझ आ गए नहीं कुछ फ़ायदे हैं इसके, आगे आ जाए। द फॉर्म, शक्ल, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। भाई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल किस तरह से होगी, उसमें आम तौर पे क्या कंटेंट लिखा जाता है, किस तरह की बातें लिखी जाती हैं, और एक्सटेंट क्या होती है, किस हद तक लिखी जाती हैं, वो थोड़ी सी उस पर बात करने लगे। लेकिन ऑब्वियसली ये एक आपको आइडिया दिया जा रहा है, ठीक है, इसके अलावा भी आप चीज़ें डाल सकते हो, लेकिन आइडियली ये चीज़ें लाजमी उसमें होती हैं। सही है, तो देख लेते हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में बी रिकॉर्डेड ऑन पेपर, पेजेस के ऊपर हो सकती है, और ऑन इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडिया, पीडीएफ वगैरह में हो सकती है किसी तरह। द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर अ स्पेसिफिक एंगेजमेंट इज असेंबल्ड इन एन ऑडिट फाइल। जिस जगह पे वो सारी की सारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को इकट्ठा कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एन ऑडिट फाइल। द प्रिसाइज कॉन्टेंट्स ऑफ द ऑडिट फाइल वेरीज, वो कहते हैं बदलते रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द क्लाइंट एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑडिट प्रोसेस इज रिक्वायर्ड टू रीच अ कंक्लूजन बट विल इंक्लूड। वो कहते हैं आमतौर पे ये जो है 6 चीज़ें तो होती ही होती हैं ऑडिट फाइल के अंदर मौजूद, ठीक है, लेकिन ऊपर नीचे हो भी सकती हैं, ठीक है। वो कौन सी चीज़ें हैं, ये पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है भाई, इजी सा क्वेश्चन के ऑडिट फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होना ज़रूरी हैं। वो कहता है ऑडिट प्रोग्राम्स। ऑडिट प्रोग्राम को आगे लिख लें कि हर अकाउंटिंग हेड का ऑडिट किस तरह से किया जाएगा, मतलब है कि पीपीई के अंदर क्या प्लान है आपका, उसको ऑडिट प्रोग्राम कहा जाएगा। फिर इस तरह स्टॉक का अलग से ऑडिट प्रोग्राम होगा कि भाई हमने इस तरह स्टार्ट करना है, इसके अंदर फला चीज़ें देखनी है, ये असर्शन ज़्यादा रेलेवेंट है, इनको देखना है। अच्छा, किस तरह से देखना है, क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं हमने, वो सारा कुछ वो ऑडिट प्रोग्राम के अंदर आ जाता है, ठीक है। रिसीवेबल का अलग होगा, पेबल्स का अलग होगा, हर किसी का अलग अलग आप एक प्रोग्राम बना देते हो, दैट इज़ कॉल्ड ऑडिट प्रोग्राम। देन आए थे एनालिसिस। आपके एनालिसिस से मुराद आपके क्या हो गए, वही एनालिटिकल प्रोसीजर्स आप परफॉर्म करते हो। रेशो एनालिसिस कर लिए, पिछले साल के साथ कंपेयर कर लिया, इंडस्ट्री के साथ कंपेयर कर लिया। एक होते हैं जी आपके वर्टिकल एनालिसिस, मतलब है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो रेवेन्यू के साथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो रेवेन्यू के साथ, इस तरह की चीज़ें करी। एक होते हैं हॉरिजॉन्टल पिछले साल के साथ कंपेयर कर लिया, या इंडस्ट्री के साथ, ये हॉरिजॉन्टल हो रहे हैं ना, ठीक है, या इसी एंटिटी के किसी और डिपार्टमेंट के साथ अगर कोई रेलेवेंट है तो आप कंपेयर करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। देन समरीज ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स को लाजमी लिखना है भाई, कौन कौन से मैटर सिग्निफिकेंट थे उनको डॉक्यूमेंट करें, समरी उनकी बना के। देन लेटर्स ऑफ कंफर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। लेटर ऑफ कंफर्मेशन, जो आपने ऑडिट प्रोसीजर एक्सटर्नल कंफर्मेशन का अपनाया है, आपने एक्सटर्नल पार्टीज़ को भेजा है कि भाई हमें आप इसके ऊपर बताएं कि बैलेंसेस मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे मैच, उसको कहते हैं लेटर्स ऑफ कंफर्मेशन। वो कहते हैं वो भी लगाने हैं भाई फाइल के अंदर। देन लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, आइजा 580 आपके गालिबन चैप्टर 14 के अंदर, फाइनलाइजेशन के चैप्टर के अंदर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से लेनी होती है कि भाईजान आपने, वो हमने कई बार वैसे डिस्कस किया हुआ है कि आपने हमें कहा था कि सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, आपने कहा था फ्रॉड की जिम्मेदारी हमारी है, हम देखेंगे। आपने कहा था कि आपको तमाम तर जो मिस स्टेटमेंट से हमने क्लियर करवा दी हैं, फला इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो जब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएंगे मज़ीद। आइजा 580 के मुताबिक वो कहते हैं जो रिप्रेजेंटेशन लेटर बनना है ना, जो साइन करना है मैनेजमेंट ने कि हाँ जी हमने सारा कुछ किया है आपके साथ, वो आपने वो भी लगा देना है इसके अंदर, ठीक है। ये मतलब मस्ट चीज़ें हैं जो लगानी ही लगानी है, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती है। देन इसके अलावा चेक लिस्ट
चेकलिस्ट वही जैसे मैंने आपको बताया, फ्रॉड के लिए एक चेकलिस्ट हो सकती है कि भाई क्या क्या चीज़ें हमने देखी हैं, क्लाइंट से पूछा, ठीक है, सीएफओ से बात किया, इंटरनल ऑडिटर से बात किया, कोई फ्रॉड मिला है, अच्छा नहीं मिला तो चलो फिर उसके आगे जो मज़ीद क्वेश्चंस आगे मिला है तो फिर आपने मज़ीद उसके ऊपर क्या किया। तो चेकलिस्ट से मुराद होता है कि भाई ये कुछ काम मैंने लाजमी करने हैं। तो जिस तरह मैंने फ्रॉड का कहा है, हर हेड के अंदर हो सकता है कि भाई पीपी के अंदर हमने ये काम लाजमी करने थे, क्या कर लिए हुए हैं, ठीक है, फिर मैंने स्टॉक के अंदर करने थे, मैंने रेवेन्यू के अंदर करने थे, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर करने थे। तो हर हेड के अंदर जो काम आप लाजमी करना चाहते हो वो आप उसकी एक चेकलिस्ट बनाए ताकि कोई मिस ना हो कोई भी चीज़, ठीक है। अच्छा ये तो हो जाएगा, फिर एंड पे ओवरऑल ऑडिट की भी एक चेकलिस्ट बनाओ कि यार हाँ हम प्लानिंग कर ली थी, प्लानिंग के अंदर फला चीज़ें हमने कर ली थी, फिर हमने सारे अकाउंटिंग हेड्स लिखे हैं वो सारे देख लिए हुए हैं, उनके अंदर एविडेंस हमने ले लिए हुए हैं। बात आ रही है ना समझ, ताकि प्रोसेस पूरे का पूरा एक डॉक्यूमेंट आपका हो जाए। तो वो चेकलिस्ट होगी। देन वो कहते हैं एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस से मुराद क्या होता है, आपकी जो खत्तो किताब, आपकी जो बातचीत हुई है क्लाइंट के साथ, जो मीटिंग हुई है वो सारी की सारी मीटिंग्स डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, ठीक है। लीगल एडवाइजर्स के साथ कोई मीटिंग होगी है, इंटरनल ऑडिटर के साथ कोई मीटिंग होगी है, जिस तरह की भी कोई कॉरेस्पॉन्डेंस है, या अगर किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ आपकी कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है इस ऑडिट के हवाले से, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एफबीआर की तरफ से काफ़ी इनको आए हुए थे, नोटिस आए हुए थे, आपने कहा कि अपने लीगल एडवाइज़र को कहा यार आप भी ज़रा एफबीआर के साथ बात करके देखें, लेकिन रिटन फॉर्म में हमें लेकर देंगे क्या स्टेटस है, उसने लेकर दिया, वो भी कॉरेस्पॉन्डेंस लिखा दें इसके अंदर। बात आई समझ, जो जो आपकी ऑडिट के रेलेवेंट है कॉरेस्पॉन्डेंस है वो सारी लगाएं इसमें। फिर आपका एंड पे जैसे मैनेजमेंट लेटर आपने देना होता है। मैनेजमेंट लेटर क्या था कि जिसके अंदर कंट्रोल्स की वीकनेसेस आप बताते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनको रेकमेंड करते हैं मैनेजमेंट को कि आपने को इसको किस तरह से बेहतर करना है। वो भी भाई आप अपने क्लाइंट को जब बता रहे होंगे तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस की एक फॉर्म होगी, उसको भी आपने लिख लेना है। तो मतलब है कि 6 तरह की चीज़ें वो कहता है लाजमी हैं, इसके अलावा भी आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। अब वो नीचे कह रहा है ऑल ऑडिट वर्किंग पेपर्स। अब ये जो जितने भी ऊपर डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ना, इनके अंदर हर जो डॉक्यूमेंट है उसको वर्किंग पेपर का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ऑडिट प्रोग्राम है, हर हेड के अलग अलग प्रोग्राम है। फॉर एग्जांपल पीपी का, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का एक ऑडिट प्रोग्राम है, वो एक वर्किंग पेपर है। एक आपकी इसी तरह आपने एक्सटर्नल कन्फर्मेशन भिजवाई थी, तो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन भिजवाने से पहले आपने पार्टीज़ को सिलेक्ट किया, उनके बैलेंसेस लिखे, ठीक है, वो सारा कुछ ये हम आगे पढ़ेंगे भी आइजा 505 के अंदर। तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है, वो भी एक वर्किंग पेपर है। तो वो कहता है हर वर्किंग पेपर, हर एक वर्किंग पेपर के ऊपर ना ये चीज़ें क्लियरली शो होनी चाहिए, वेयर रेलेवेंट, जहाँ पे रेलेवेंट है। अब फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का एक तो डॉक्यूमेंट आप इंटरनल अपने लिए बना रहे होंगे ना कि अच्छा ये पार्टीज़ हैं, ये इनके बैलेंसेज हैं, ये इनके कन्फर्मेशन इनको भेजी गई है, टिक या नहीं भेजी गई, क्यों नहीं भेजी गई, उसकी रीज़न, अच्छा कन्फर्मेशन का रिप्लाई आया कि नहीं है, ये आपका एक डॉक्यूमेंट है, इसको तो आप बना सकते हो। लेकिन जो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन जो एक पेज कवर लेटर के ऊपर आपने भेजना है, उसके ऊपर तो नहीं ना आप ये सारा कुछ लिखोगे यार अच्छा ये किस जूनियर ने बनाया था, फिर इसको रिव्यू कब किया गया, ये चीज़ें तो नहीं ना, उसके अंदर रेलेवेंट नहीं है उस चीज़ के ऊपर। इस तरह अगर आपने बैंक स्टेटमेंट बैंक बैलेंस की कंफर्मेशन भिजवानी है बैंक को, आपके इंटरनल डॉक्यूमेंट जो होगा ना उनको भिजवाने से पहले उसको कहते हैं कंट्रोल शीट। आप एक शीट बनाई है आपने, फला बैंक्स को भेजिए सारा कुछ, उसके ऊपर तो आप ये सारा कुछ मेंशन कर लोगे, ठीक है, लेकिन जो आप बैंक को लेटर लिख रहे होगे उसके ऊपर तो नहीं ना ये चीज़ें इस तरह से डालेंगे। इसलिए उसने कहा जहाँ पर रेलेवेंट है वहाँ पे आपने क्या करना है, नेम ऑफ द क्लाइंट, हर ऑडिट वर्किंग पेपर के ऊपर क्लाइंट का नाम आ रहा हो। सेकंड, अकाउंटिंग डेट आ रही, अकाउंटिंग डेट से मतलब पीरियड की बात वो कर रहा है, लिख लो यहाँ पे पीरियड फॉर एग्जाम्पल फॉर द ईयर 30 जून 2023 का ऑडिट है, 2024 का ऑडिट है, इस तरह लिखें। अब फाइल रेफरेंस से मुराद है कि उसको पेज को एक नंबर दें ताकि ढूंढने में आसानी हो ना। जैसे देखें हर बुक के अंदर पेजेस के नंबर होते हैं, तो आपने अगर कोई चीज़ ढूंढनी हो कि कोई चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो आप फ़ौरन वहाँ पे पहुँच सकते हो इजीली कंटेंट के मुताबिक, ठीक है। इसी तरह भाई ऑडिट फाइल के अंदर हज़ारों पेजेस भी बन जाते हैं। एक छोटा सा इतू सा भी क्लाइंट हो ना जिसके बहुत ही कम, फॉर एग्जाम्पल चले मैं आपको कहता हूँ कि एक क्लाइंट था वो जून के स्टार्ट में बना है, मतलब पहली बार इनकॉर्पोरेट कंपनी जून के स्टार्ट में हुई है, लेकिन उन्होंने अपना कैपिटल रख लिया लेट से 10 लाख रुपया पेड कैपिटल। अब उनके ऊपर आपको पता है कि कानूनी तौर के ऊपर ऑडिट लाजमी हो गया। अब उनको ऑडिट करवाना पड़ना 1 महीने का, अगर उनका ईयर एंड 30 जून है, वो 1 मंथ का ऑडिट करवाना है। 1 मंथ में तो बंदा ज़रा करवट नहीं ले पाता, अब नई कंपनी है तो, लेकिन उनका भी ऑडिट होना है, अब उसकी भी प्लानिंग होनी है अच्छी तरह। बेशक काम उनका कोई नहीं है, ये तो वो कह रहे हैं ना कि हमारा कोई काम नहीं हो सकता है, काम हो,
बात आ रही है समझ, हमने तो स्केप्टिकल होकर सोचना है। तो भाई उनकी भी प्लानिंग वैसी ही होनी है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है, इंटेग्रिटी देखनी है, फिर आपने कंट्रोल्स को देखना है, सारा कुछ वो करते करते भी लिटरली प्रैक्टिकली आपको मैं बता रहा हूँ कि एक क्लाइंट जिसका कोई रेवेन्यू नहीं है, कुछ भी नहीं, अभी बना है बेचारा, 1 महीना भी नहीं हुआ अभी बने हुए, उसके भी कोई 250-300 पेजेस बन जाते हैं। जो मतलब ये इतने पेजेस हैं जो कि मस्ट हैं। फ्रॉड की चेकलिस्ट बन रही है, गोइंग कंसर्न चेकलिस्ट बन रही है आपकी, उसके बाद आपका जो है यही अंडरस्टैंडिंग के, रिस्क प्लानिंग के, रिस्क असेसमेंट के ये डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं। ये 250-300 पेजेस तो कहीं पे भी नहीं गए, ये बन जाते हैं। और यही अगर तगड़ा क्लाइंट हो, फॉर एग्जाम्पल आप ये कह लें किसी बैंक का ऑडिट करना है, बैंक की ब्रांचेज हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं, इनका बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। इनका ऑडिट करते हुए अगर फाइल्स की बात करें ना, हार्ड फाइल्स की, सॉफ्ट में तो एक और साहब, अगर हार्ड फाइल्स की बात करें जहाँ पे प्रिंटेड फॉर्म्स आपने लगाने हैं, लिटरली हमने एक क्लाइंट देखा था, एक बैंक है, एक प्रोविंशियल आप समझ लें गवर्नमेंट का बैंक है, तो मतलब कोई बहुत बड़ा बैंक भी नहीं था वो, तो उसके अंदर भी आई बिलीव कोई 27 या 28 फाइल्स थी भरी हुई हैं, इतनी भर भर के वो ढेर लग गया है पूरा, मतलब कमरे में एक साइड पे। तो ये हाल होता है। अब अगर इसके ऊपर भी चले जाओ आप, रिटेल की कंपनीज बहुत बड़ी बड़ी हैं, ठीक है, तो उन पे और ज़्यादा फाइलिंग का टाइम लगता है। तो इसलिए रेफरेंस बहुत ज़रूरी है। रेफरेंस नहीं लोगे समझ ही कुछ नहीं आनी कितने की पे है। देन आगे आ रहे नेम ऑफ द पर्सन प्रिपेयरिंग द वर्किंग पेपर। भाई जिस बंदे ने वो वर्किंग पेपर बनाया है, प्रिपेयर्ड बाय, आगे लिखो मिस्टर नुमान, इस तरह। देन द डेट द पेपर वॉज प्रिपेयर्ड, भाई उस बंदे ने किस डेट पे ये वाला पेपर बनाया, ये बड़ा ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम कहते हैं कि भाईजान आपने डेट वाली बात है समझ लें, हम ये कहते हैं कि आपने कंक्लूजन्स जो है निकालने हैं, या इसके बाद जो ओपिनियन देना है वो एविडेंस लेने के बाद देना है। आइजा 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट आपको क्या कहता है कि भाई ऑब्जेक्टिव हमारे ऑडिट का ये है कि हम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल करें, उसके बाद एक अप्रोप्रिएट रिपोर्ट दें, यही है ना। तो भाई अगर आप वर्किंग पेपर के ऊपर डेट लगी हुई है, मिसाल के तौर पे 10 अक्टूबर 2023 की, और आपने ऑडिट रिपोर्ट दी हुई है 4 अक्टूबर 2023 को, तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो आपने ओपिनियन दिया था उसके लिए जो प्रोसीजर्स परफॉर्म किए गए थे, एविडेंस तो बाहर की बात है, वर्किंग पेपर तो प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर परफॉर्म किए वो 10 अक्टूबर को परफॉर्म किए हैं, रिपोर्ट आप 6 दिन पहले दे चुके हैं। ओए होए अल्लाह रहम करे, कितना बड़ा जुल्म है कि भाई अभी तो एविडेंस ही नहीं मिला, अभी तो कंक्लूजन ही नहीं पहुंचे, और आपने ओवरऑल ओपिनियन भी दे दिया हुआ है 4 अक्टूबर को। रिपोर्ट के वर्किंग पेपर्स के ऊपर तारीखें आपकी 10-10 अक्टूबर की आ रही, कितना बड़ा ब्लंडर है। इसका मतलब है कि आपने टाइमली काम नहीं किया हुआ, तो सारे का सारा ऑडिट फेल हो जाएगा आपका। बड़ा ख्याल रखना इस चीज़ का। आप ऑडिट रिपोर्ट के बाद का कोई एविडेंस नहीं ले सकते भाई, सिर्फ कुछ सूरत हाल है, कुछ सिचुएशन है जब वो ले सकते हैं, वो जब पढ़ेंगे उस वक्त देख लेंगे। अदर देन मतलब आप समझ लें कि 99.9% केसेस के अंदर आप ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर साइन करने से पहले आपके पास हर एविडेंस मिल जाना चाहिए, वरना आप साइन नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके बाद का कोई एविडेंस नज़र आ गया तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, ठीक है जी। चलें नेक्स्ट, वो क्या कह रहा है कि नेम ऑफ द पर्सन रिव्यूइंग द वर्क, भाई किस बंदे ने इसका काम देखा है और किस हद तक काम देखा है, वो अपना लिखेगा कि भाई मैंने इतनी चीज़ें इसमें देखी हैं, और अपनी डेट भी डालेगा रिव्यू की। देन अ की टू ऑडिट टिक्स और अदर सिंबल्स यूज इन द पेपर। अच्छा, ऑडिट टिक्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि आपका एक वर्किंग पेपर बना हुआ है, उसके अंदर हमने एक ट्रांजैक्शन लिखी है, ये नीचे वाला वर्किंग पेपर वैसे देखें, ये चलो इधर से स्टडी कर लेते हैं, बाद में बताता हूँ। और टिक्स से मुराद क्या है? अच्छा यार अप्रूव्ड है, ऑथराइज्ड है, हाँ डेट सही डली हुई है, इसको ऑडिटिक्स को कह रहा है। वो कहता है इनके मतलब क्या है, क्योंकि डिफरेंट तरह के साइंस आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वट मतलब जो मर्जी करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही करने हैं, तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ, कुछ भी कर लें, लेकिन फिर उनके लेजेंड्स भी लिखे ना नीचे। लेजेंड से मुराद क्या होता है कि यार ये जो टिक है इसका मतलब मैं ये ले रहा हूँ, अच्छा ये जो है ना इसका मतलब लेट से मैं टोटल ले रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे टोटल किया है, इसका मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक ले रहा हूँ कि मैंने इस चीज़ को ये ओके है, मतलब ठीक है चीज़, ठीक है, या रिव्यू मैंने इसको किया है,
तो इसका मतलब है कि डिफरेंट तरह के सिंबल्स आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जाहिर है उधर आप पूरी पूरी वर्ड लिखोगे तो वो बहुत ज़्यादा खर्च हो जाती है ना, मतलब इतना मिक्सचर हो जाता है कोई चीज़ का समझ नहीं आता। इसलिए वो कहता है कि ऊपर वर्किंग पेपर में सिंबल्स यूज़ कर लो, लेकिन नीचे फिर आप उनके लेजेंड्स बताओगे यार इस हर सिंबल का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। नीचे वो फिर कहता है अ लिस्टिंग ऑफ एनी एरर्स और ओमिशंस आइडेंटिफाइड। हाँ भाई, कोई एरर शेरर, कोई फ्रॉड, कोई ओमिशन मिली है तो वो भी नीचे लिखो, क्योंकि हमने कंक्लूजन भी तो लिखना है ना साथ साथ ही उसका, उसके ऊपर लिख लें। और कंक्लूजन ऑन दी एरिया, ओवरऑल कंक्लूजन मतलब क्या निकला है। ठीक है जी, तो ये वो कहता है कि चीज़ें लाजमी होनी चाहिए और वर्किंग के पेपर के ऊपर। अब नीचे वर्किंग पेपर की फॉर्मेट है, एक एग्जांपल है, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर फर्म यही फॉर्मेट इस्तेमाल करती है, नहीं भाई, आपका जो दिल करता है जिस तरह करता है करो, बस चीज़ें पूरी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे उसने कहा है कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट का नेम आ गया, ABC लिमिटेड हमारा क्लाइंट है। सब्जेक्ट हमने लिख दिया है कि भाई कौन सा हेड है इसको, जैसे हम लोग अपनी फर्म के अंदर ये कहते हैं अकाउंटिंग हेड, इसको लिखते हैं सब्जेक्ट की जगह पे, तो वो भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो भाई सब्जेक्ट या अकाउंटिंग हेड कौन सा है, किसके बारे में बात हो रही है, ट्रेड पेएबल्स के बारे में बात हो रही है। इसी तरह हर हेड की अलग अलग होगी। अच्छा, फिर उसने कहा पीरियड एंड कौन सा है, अकाउंटिंग हेड कौन सा, अकाउंटिंग ईयर कौन सा है आपका, हमने लिख दिया 31 मार्च है फॉर एग्जांपल। अब हमने लिखा नहीं प्रिपेयर किसने किया था, तो हमने उसके एब्रीवेशन लिख दी DG ने। DG साहब का हमने जब प्लानिंग लेवल पर ही एक हमने पेज लगा दिया होगा कि यार जो हमारे स्टाफ मेंबर है उसका नाम ये है, इंगेजमेंट टीम के बंदों का नाम ये है और इन्होंने आगे काम करना, और DG से मुराद ये बनता है, AB से मुराद ये बनता है, MA से मुराद ये बनता है। सही है, ताकि ब्रीफ रखें ना, चीज़ों को लंबा चौड़ा ना करें। अब किसी बंदे का मतलब मेरा ही वन नाम अगर लिख रहा मोहम्मद शहबाज सही, तो अच्छा बड़ा लंबा नाम हो जाता है। ठीक है, तो उसको लिखने के बजाय MSSS कर सकते हैं, MSS। ठीक है, तो इस तरह भी कर सकते हैं। रिव्यूड बाय, इसका भी आपने एब्रीवेशंस या इनिशियल्स आपने बेसिकली लिख दिए, इनिशियल। देन प्रिपेयर्ड बाय वाली भी डेट आ गई है, भाई कब इसने बनाया था। रिव्यूड वाली भी डेट आ गई है 17 अप्रैल को, रिव्यू भी हो गया। ऊपर वर्किंग पेपर्स रेफरेंस नंबर भी डाल दिया है उसने। ये भी हर कोई अपने हिसाब से डाल सकता है, बस समझ जाना चाहिए। इसने लिख दिया TP 3.1, TP से मुराद मेरे ख्याल में ट्रेड पेएबल ले रहा है, ट्रेड पेएबल 3.1। आप कुछ और भी कर सकते हो। हम लोग जैसे ABC का नाम देते हैं अकाउंटिंग हेड्स को, फॉर एग्जांपल PP हम स्टार्ट करते हैं कि अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है तो उसमें सबसे पहले वाला हेड क्या है, उसको एक नाम दे देंगे, फॉर एग्जांपल A का नाम दे दिया। ठीक है, अच्छा अब ये एग्जीक्यूशन की बात हो रही, प्लानिंग की फाइल अलग बन जाती है, प्लानिंग को भी ABC दे सकते हैं। इधर एग्जीक्यूशन की अगर बात करें कि आपके अकाउंटिंग हेड्स के ऊपर, तो PP को मैंने A दे दिया। फिर अच्छा मैंने सोचा PP के नीचे इंटेंजिबल्स है उसको B दे देता हूँ। अच्छा उसके नीचे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी है उसको C दे देता हूँ। ठीक बात है ये समझ। तो इस तरह भी आप जिस तरह मुनासिब लगे कर सकते हैं, चीज़ें समझ आनी चाहिए। अच्छा, फिर हमने लिख दिया हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था इस वर्किंग पेपर को बनाने का, तो उसने लिखा थ्रू इंश्योर ट्रेड पेपर इज फेयरली स्टेटेड। वैल्यूएशन मतलब है कि भाई वो कहता है मैं यहाँ पे वैल्यूएशन इसकी देखना चाह रहा हूँ। ओके जी, देख लो। इसका मतलब है कि इसकी जो बाकी चीज़ें हैं वो कहीं और भी देख सकता है वो। ठीक है, कई बार क्या होता है एक ही वर्किंग पेपर में डिफरेंट असर्शंस भी टेस्ट हो रही होती है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। उसने कहा भाई मैं वैल्यूएशन देखना चाह रहा। फिर उसने कहा वर्क परफॉर्म्ड लिखना है ना कि भाई मैंने किया क्या है। वो कहते नहीं मैंने 5 सैम्पल्स जो है ट्रेड पेबल्स में से, बैलेंसेस में से 5 का सैंपल लिया था एंड रिकनसाइल्ड द सप्लायर स्टेटमेंट टू द ईयर एंड ट्रेड पेबल्स। और मैंने सप्लायर से स्टेटमेंट्स मंगवाई, ये जो इनके असल सप्लायर हैं जो ट्रेड पेबल्स हैं, और उसको मैंने मैच किया, रिकनसाइल किया इनके लेजर्स के साथ। बड़ी बात है जी, ताकि वैल्यू का पता चल जाए ना। अब देखिए वैल्यूएशन देखने के लिए एक तो ये भी हो सकता है ना कि हम उसको कंफर्मेशन भिजवा दें, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हर बंदा कंफर्मेशन का रिप्लाई भी करे, तो हम सप्लाई स्टेटमेंट के ऊपर भी चले जाते हैं। अच्छा, रिकनसाइलिंग आइटम्स वर वाउच्ड टू सोर्स डॉक्यूमेंटेशन। उसने कहा कि भाई जो मैंने आइटम्स देखी हैं इनके पीछे जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, मतलब है कि ये यहाँ पे जो बैलेंसेस मैंने अगर पेएबल लेजर वाला बैलेंस लिखा है तो उसको मैंने लेजर से उठाया है, अगर मैंने सप्लायर स्टेटमेंट वाला बैलेंस लिखा है तो वो मैंने वहाँ से उठाया है। ठीक है जी, तो ये अब वो कहते हैं रिजल्ट्स मेरे क्या निकले, मैंने 5 ये लिए थे, ये फलां 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 इस तरह हो गया। किसी में डिफरेंस आ गया है, किसी में नहीं है, एग्रीड है कुछ, मतलब एग्री से मुराद है ओके दोनों, जहाँ पे नहीं है उधर नोट दिए हुए हैं। जैसे उसने 100 रुपये का डिफरेंट नोट दे दिया, वाउच टू क्रेडिट नोट, टाइमिंग डिफरेंस, नो एडजस्टमेंट नीडेड। उसने कहा कि भाई ये जो फ़र्क आ रहा है टाइमिंग डिफरेंस की वजह से, कि इन्होंने पहले रिकॉर्ड कर लिया होगा, उन्होंने बाद में किया है, या उन्होंने पहले ऊपर देख लेते हैं क्या हुआ है। जैसे कि पेएबल लेजर हमने 1320 रिकॉर्ड किया, सप्लायर कह रहा है मैंने 1420 आपसे लेने हैं, तो फिर इसका यही मतलब है कि सप्लायर साहब ने कोई चीज़ पहले रिकॉर्ड कर ली है। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही क्रेडिट नोट वाला मसला आ रहा हो।
फड्डा भी हो सकता है, असल में भी मिसस्टेटमेंट हो सकती है, लेकिन वो कहता है मैंने इसको देखा, इसके पीछे मैं गया, भागा, समझा मैंने, तो उसकी वजह से मुझे पता लगा कि यार ये टाइमिंग डिफरेंस है, उसने लिख दिया। दूसरे नंबर पे उसने कहा कि भाई 800 का फ़र्क है, सप्लायर कह रहा है कि 800 लेने हैं, क्लाइंट कह रहा है कि मैंने 400 देने हैं। इनवॉइस फ्रॉम एन लिमिटेड हैड नॉट बीन अकाउंटेड फॉर एंड एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। हम देखें इसने कहा कि यार ये जो फ़र्क है ना, ये इस वजह से फ़र्क है कि इन्होंने, क्लाइंट ने एक एंट्री ही नहीं की हुई परचेज़ की, इस वजह से हमने इनको कहा कि भाईजान ये एंट्री कर लें, उन्होंने कहा एंट्री लिखते हैं यहाँ पे, तो हमने लिख भी दिया कि भाई परचेज डेबिट पेबल क्रेडिट करो, आपका भी 1200 हो जाएगा, उनका भी 1200। बात आ रही है समय, इस तरह हमने क्लोज करना है मामले को। अगर वो नहीं क्लोज हो रहा वो भी लिख देना कि भाई क्लाइंट नहीं मान रहा, तो ये तो मसला हो जाएगा। कंक्लूजन हमने कहा कि भाई आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट डिस्क्राइब ट्रेड पेबल इज फेयरली स्टेटेड, हमने कंक्लूजन भी लिख दिया है। नीचे की में मैंने यार लेजेंड्स भी इसको कैरी किया था, लिखा कि यार टिक का मतलब एग्रीड है, ये जो उल्टी टिक है इसका मतलब एग्री टू पेबल लेजर्स है, और ये जो एक और है उसका मतलब कास्ट किया है मैंने। कास्टिंग से मुराद होता है कि आपने टोटल उन चीज़ों का देख लिया। आगे बात समझ, खैर ये एक एग्जांपल थी, लेकिन डिफरेंट तरह के वर्किंग पेपर्स हो सकते हैं, चीज़ें ये कवर होनी चाहिए। अच्छा जी, अब लास्ट पे कुछ बातें हैं। असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल, जब ऑडिट आपका हो जाए तो भाई आपने उसको कितने टाइम के अंदर करना है, वो कह रहा है कि भाई टाइमली बेसिस पे होना चाहिए, नॉट मोर देन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, 60 दिन के अंदर अंदर करना है। दिस यूजली एक्सक्लूड्स ड्राफ्ट ऑफ वर्किंग पेपर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और नोट्स दैट रिफ्लेक्ट इनकम्प्लीट और प्रीलिमिनरी थिंकिंग। वो कहता है इसमें से आप आमतौर पे वो जो ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह थी उनको निकाल दें, ड्राफ्ट वर्किंग पेपर है, ड्राफ्ट होते हैं ना, वो अभी स्टार्ट में बनाए थे, अभी फाइनल वो नहीं बने। वो कहता है इसके अंदर वो फाइनल चीज़ें आप लगा दें जो आपके अप्रूव्ड, जो रिव्यूड वर्किंग पेपर हैं। अदरवाइज़ ये भी होता है ना कि कई बार गलत प्रोसीजर परफॉर्म किया हुआ है, मैनेजर को तो है, उसने पेज ही पूरा फाड़ के फेंक दिया, यार ये क्या किया हुआ, फटा हुआ पेज तो नहीं ना लगाना यहाँ पे, तो ड्राफ्ट था। तो जो फाइनल चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे लगा दें, ठीक है। देन वो कह रहा है कि जी आफ्टर द असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल हैज़ बिन कंप्लीटेड द ऑडिटर मस्ट नॉट डिलीट और डिस्कार्ड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बिफोर द एंड ऑफ इट्स रिटेंशन पीरियड। अब वो कहता है कि इसमें से किसी भी चीज़ को डिस्कार्ड नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता बिफोर द एंड ऑफ रिटेंशन पीरियड। रिटेंशन पीरियड से मुराद गया कितने टाइम के लिए आपने ऑडिट फाइल को अपने पास संभाल के रखना है, उससे पहले नहीं कर सकता, उसके बाद चाहे आग लगा दे उसको। अब वो रिटेंशन पीरियड है क्या, वो ये जो नीचे आप आए ना, ओनरशिप, कस्टडी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, इसके अंदर आपको वो कह रहे हैं कि भाई क्या है, वो कह 5 साल का आपको बताता है आइजा 230 कि जी ऑडिट रिपोर्ट से 5 साल तक आपने फाइल को संभाल के रखना है अपने पास। ऊपर बात थी फाइल को असेंबल करने की, फाइल को बनाना कितने दिन के अंदर है, ऑडिट रिपोर्ट के 60 दिन के अंदर है, चाहे आप 10 दिन में बना लो, चाहे 15 दिन में बना लो, लेकिन 60 दिन से ऊपर ना बात जाए, ठीक है। फिर वो कहता है कि भाई आपका जो है उसको संभाल के कितनी देर तक रखना, तो आपने 5 साल के लिए मिनिमम 5 साल के लिए संभालना है। हो सकता है कि आपकी अपनी फर्म का जो क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल है उसके अंदर आपने लिखा हो यार हम 7 साल के लिए संभाल लें भाई, लेकिन आइजा 230 आपसे कम से कम 5 साल कमिट करवा रहे हैं। ओके भाई, आइए समझ। अच्छा, ये जो 60 दिन के अंदर भाई आपने कर लेना है, तो अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि जी जो रिव्यू करने आएगा उसे क्या पता लगेगा कि हमने 60 दिन में किया है नहीं। तो देखें कानून ने उसके या स्टैंडर्ड्स ने कुछ हल तो बताए हुए हैं। अब जो बंदा है ही 2 नंबर, उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों का होता है ना कि सही काम करने से ज़्यादा दिमाग उल्टा काम करने पे लगता है। तो स्टैंडर्ड तो ये कहता है कि भाई जब आपने फाइल असेंबली करनी है तो उसकी भी एक आपने वहाँ पे एक पेज लगा देना है कि भाई आज की डेट पे हो चुका है, उसके ऊपर डेट लिखी हो, उसके नीचे लिखा हो कि भाई ये फलां सारे बंदों के साइन हो चुके हैं, ऑडिट आपका कंप्लीट हो चुका है, हर तरह से फाइल वगैरह भी बन गई है। अब वो तो ये कहता है, अब 2 नंबरी करने वाले ने तो फिर जाहिर है कर ही लेनी है। उसने क्या करना है कि जब भी कभी बाद में बनाएगा लिखेगा यही कि 60 दिन के अंदर बनी है, ठीक है। लेकिन वैसे जब आप फाइल असेंबली कर लो आपने वहाँ पर वो भी एक पेज लगा देना है कि हो चुकी है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि मॉडिफिकेशंस इन द डॉक्यूमेंटेशन, अगर किसी तरह की कोई चेंज करनी हो तो क्या किया जाए। चलें जी, अब अभी ऊपर उसने क्या बताया कि आपने कोई डिलीट या डिस्कार्ड नहीं करना, वो लगा रहने देना है। लेकिन हाँ, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी 60 दिन के बाद कुछ मॉडिफाई करने की, कुछ बदलने की, तो क्या होगा, इफ़ इट डज बिकम नेसेसरी टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग और ऐड न्यू डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर दिस स्टे द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट। अगर भाई बहुत ज़रूरत पड़ गई है कि किसी चीज़ को, किसी फॉर एग्जाम्पल पहले एक एग्रीमेंट क्लाइंट ने भेजा था, वो इनकम्प्लीट था, क्लाइंट ने कहा यार वही फला जो एग्रीमेंट था ना वो अब कंप्लीट वाला आ चुका है मेरे पास, ये आप ले लें। अब एक फॉर एग्जाम्पल न्यू एक आ गई है, या ऑडिटर को कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है जो ऑडिटर को लग रहा है कि भाई पहले मेरे पास नहीं थी। जब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना सब्सिक्वेंट इवेंट्स का स्टैंडर्ड आइजा 560, तो उसके अंदर भी हमारे सामने चीज़ें आएंगी
कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स किस तरह आपने देखने होते हैं, कि जो पीरियड एंड होने के बाद, एक तो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड होने के बाद जो कि IAS 10 भी आपको बताता है अकाउंटिंग वाला स्टैंडर्ड, फिर एक होता है कि भाई ऑडिट रिपोर्ट के भी बाद, सही है, क्या देखना होता है, तो वो चीज़ें हम देख लेंगे उस वक्त भी। तो भाई उसने कहा कि अगर खैर ज़रूरत पड़ गई है किसी वजह से, तो फिर ऑडिटर साहब ने कहना है व्हेन एंड बाय होम द मॉडिफिकेशन वर मेड, किस बंदे ने और कब जाके कोई डॉक्यूमेंट चेंज किया, इसको भी डॉक्यूमेंट करो, उसके अंदर लिखो द रीजंस फॉर मेकिंग देम, और ये क्यों किया गया था। बात आई समझ। पहले नंबर पे तो आपने करनी नहीं है कोई चेंज, लेकिन अगर कोई ज़रूरत पड़ गई किसी स्टैंडर्ड के मुताबिक या किसी लॉ के मुताबिक, तो भाई फिर उसकी रीजनिंग भी लिखो और किस बंदे ने कब किया था ये भी उसके अंदर डॉक्यूमेंट करो। देन वो कह रहा है इफ़ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस अराइज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट दे के आप घर जा चुके थे लेकिन कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस है, कोई इस तरह के हालात आ गए हैं, ये आइजा 560 में पढ़ेंगे ना सब्सिक्वेंट इवेंट्स में, कि भाई इस तरह के हालात आपके सामने आ गए हैं कि आपको कुछ करना पड़ गया है, चेंज करना पड़ गया है, फिर क्या होगा, इस तरह के हालात सच दैट द ऑडिटर हैज़ टू परफॉर्म न्यू और एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स और रीचेस न्यू कंक्लूजन, ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि भाई हमें ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद भी कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ गए हैं या कुछ हम नए नताइज के ऊपर पहुंच गए हैं, तो क्या करें, उनको भी लिख लें बस, और क्या करना है, डॉक्यूमेंट करें सर्कमस्टांसिस, कौन से ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस आ गए, फिर कौन कौन से एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, एविडेंस मिला है, कंक्लूजन्स वगैरह जो हमें मिले हैं, और उन चेंजेस वगैरह को किसने बनाया किया और किसने रिव्यू किया। ठीक है जी, ये हमने देख लेना है। ओके भाई, लास्ट पे बात आएगी ओनरशिप, कस्टडी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी की। ओनरशिप से मुराद है मालिक कौन है ऑडिट फाइल का, तो भाईजान मालिक है ऑडिट फर्म। ऑडिट फाइल ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्लाइंट की प्रॉपर्टी नहीं है, क्लाइंट की ओनरशिप नहीं है, हमने काम किया, हमारी ओनरशिप है। ठीक है जी, तो ये हमारे हैं। दूसरे नंबर पे 5 साल के लिए आपने ऑडिट रिपोर्ट्स की डेट से लेकर मिनिमम 5 साल है, ज़्यादा आप रख सकते हैं लेकिन क्या जरूरत है ज़्यादा रखने की, 5 साल ही नहीं पूरे होते। देन वो कहता है कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स रिक्वायर द ऑडिटर टू इंश्योर दैट वर्किंग पेपर्स आर केप्ट सेफ एंड देयर कंटेंट्स आर केप्ट कॉन्फिडेंशियल। भाई कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ख्याल रखना है, एथिकली भी, और स्टैंडर्ड्स भी आपसे रिक्वायर करते हैं। ठीक है, चीज़ें इधर उधर ना हो, ये ना फाइल रखी है, फाइल ही गायब है और वो क्लाइंट के कंप्यूटर के पास पहुंची हुई है, सारा उसे पता लग गया इसका क्या खाता चल रहा है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन शुड ओनली बी मेड अवेलेबल टू थर्ड पार्टीज इन अकॉर्डेंस विद एथिकल गाइडेंस। एथिकल गाइडेंस के मुताबिक दें अगर किसी को ज़रूरत है थर्ड पार्टी को। फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी से मुराद अगर हम वो ले लें, ऑडिटर अगर चेंज हो रहा है तो वो भी तो आपसे मांग सकता है ना क्लाइंट की परमिशन के साथ, यार कोई इन्फॉर्मेशन दें, या वर्किंग पेपर भी आप को कह सकता है दिखाओ मुझे, उसको आप दिखा सकते हैं विद क्लाइंट्स परमिशन। ठीक है, या अगर गवर्नमेंट आ गई है तो गवर्नमेंट को किस तरह दिखाना है नहीं दिखाना है एथिकली, वो आपको पहले देखना पड़ेगा। ओके हो गया जी, चलें, ये था जी आइजा 230 हमारा। किसी भी तरह का इसमें क्वेश्चन है भाई तो पूछ लें प्लीज़। आप लोगों के पास जो है प्रैक्टिस सेट चैप्टर 4 का आ गया होगा, ठीक है, या आ जाएगा, उसमें से यार ये क्वेश्चंस आप प्लीज़ खुद किया करें, थोड़ा सा प्रैक्टिस। देखिए क्लास के अंदर तो जाहिर है इतने ज़्यादा नहीं हो सकती प्रैक्टिस, स्पेशली ऑनलाइन क्लास का एक ये होता है कि उसमें क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास का स्पेशली साथ साथ चीज़ तो नहीं चल रही होती, तो टीचर ने तो अपने हिसाब से जो जो उसे इंपॉर्टेंट लग रही चीज़ें उसने एक आपको वे आउट बताना है, ना तो उसने वर्ड बाय वर्ड यहाँ पे लिखना है कि आप सिर्फ देखी जाएँ। ये अगेन ये मकसद ही नहीं है, मैं यहाँ पे कोई 50 सवाल भी लिख के करवा दूंगा, ऑडिट नहीं इस तरह होना। ऑडिट भाई आपको खुद करना पड़ेगा, लिख कर करना पड़ेगा, लिखें असाइनमेंट के तौर पे मुझे दिखाएं, मुझे कोई मसला नहीं है। टेस्ट के अलावा भी आप जितने मर्जी क्वेश्चन करें, आप कहेंगे सर ये देख लें मुझे इस क्वेश्चन के अंदर मसला आ रहा है, क्वेश्चन करें, इस टेस्टेड आंसर के साथ मैच करें, देखें किस हद तक करीब करीब पहुँच रहे हैं। बिल्कुल ही कुछ सीन आउट है तो भाई आए मेरे से डिस्कस करें, हम इंशाल्लाह करेंगे, उसको हल करेंगे। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा ना इनिशिएटिव लेने की अपनी सलाहियत बनाएं, खुद भी करने की चीज़ें। ठीक है, चलें जी, ये था। कल इंशाल्लाह ऑडिट सैम्पलिंग का स्टैंडर्ड है, कल और परसों 2 दिनों में इंशाल्लाह होपफुली उसको हम एंड कर लेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, पिछली बार पेपर में आए भी हैं इसमें से क्वेश्चन, इसको देखते हैं भाई। ठीक है, चलें कल मिलते हैं इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।